कम्युनिटी हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर प्रजाति भी है, ठीक है, ध्यान रखना, प्रजाति भी है और पॉपुलेशन भी। इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिव इन ए डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। ध्यान देना, यहाँ पर मेनी पॉपुलेशन lives in an area is called community। देखो अब क्या है कम्युनिटी, एक प्रजाति यदि एक स्थान पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। बहुत सारी प्रजातियां यदि एक स्थान पे है, डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया, तो उसको हम कहेंगे क्या, कम्युनिटी। जैसे कि किसी एक स्थान पर पाए जाने वाले बहुत सारे जीव, मान लीजिए हम बात करते हैं किसी एक जगह राजनांदगांव शहर में होमोसेपियंस पाए जाते हैं, जितने लोग हैं पॉपुलेशन हो गए। कुत्ते भी पाए जाते हैं, कैनिस फेमिलियरिस हो गई, बिल्लियां भी हैं, कैनिस डोमेस्टिकस हो गए, चूहे भी हैं, रेटस भी पाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ढेर सारे पेड़ पौधे पर घास पत्तियां भी पाई जाती हैं, है ना। जैसे अलग अलग जो घास पत्तियां हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो वो हैं पेड़ पौधे हैं, आजादी, रेक्टा इंडिका, नीम हो गया, बरगद हो गया, है ना, बबूल हो गया, केसिया, ठीक है। ऐसे और अलग अलग प्रकार की मछलियां भी, तालाब है, तालाब में मछलियां पाई जा रही हैं, मछलियां पाई जा रही हैं तो वो भी एक वही प्रजाति हो गई, है ना। ये अलग अलग प्रकार की, अब उसमें अलग अलग प्रकार की जो मछलियां हैं, वो मछलियों के साथ साथ उसमें ध्यान रखिए कि जैसे मतलब जो जंतु है, जंतु के साथ साथ जो एनिमल्स हैं वो सारे उसमें पाए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाए, वो कहलाएगा कम्युनिटी। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक एरिया है, डेफिनिट एरिया है, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें ये एक प्रजाति ये हो गई, एक प्रजाति ये हो गई, ये अलग अलग प्रकार की, अलग अलग विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, ये सारी की सारी कहलाएगी कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनिटी के बाद हम आते हैं सब स्पीशीज। ध्यान देना, सब स्पीशीज क्या है, इंपॉर्टेंट ये भी ना। सब स्पीशीज क्या है कि प्रोजेनी ऑफ स्पीशीज दैट कैन इंटरब्रीड ईच अदर। ध्यान देना, यहाँ पर कैन है ना, एक प्रजाति के ऐसे जीव जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन दे कैन नॉट इंटरब्रीड ड्यू टू आइसोलेशन। मैंने शुरू में क्या बताया था आप लोगों को, इन ब्रीडिंग आइसोलेशन बताया था, ठीक है ना, जिसका मतलब, जिसमें मैंने इसीलिए शुरू समझा दिया था कि किसी भी कारण से यदि कोई प्रजाति के कोई जो इंडिविजुअल है आपस में प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हो गया आइसोलेशन। बाई टाइमलाइन डिफरेंस समझा चुके हैं, जियोग्राफिकल डिफरेंस, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल बिहेवियर या एनी अदर किसी भी रीजन से यदि एक प्रजाति के विभिन्न जीव आपस में प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो है एक ही प्रजाति, यदि प्रजनन करते हैं तो उनसे फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस हो सकती है। ध्यान रखना ना, ऐसे भी जीव जो फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से, इन कारणों से वो आपस में प्रजनन नहीं कर पा रहे। बढ़िया एग्जांपल देखो आप, कार्बस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, कार्बस स्प्लेंडस इंडिका और कार्बस स्प्लेंडस सिलोनिका। वे ये तीन उप प्रजातियां हैं, प्रजाति एक ही है, कार्बस स्प्लेंडस एक ही है ना। ये कार्बस स्प्लेंडस इस कार्बस स्प्लेंडस से प्रजनन कर सकता है, ये इससे प्रजनन कर सकता है, ये इससे कर सकता है, ये तीनों एक दूसरे से प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कौवा जो है एक लोकल पॉपुलेशन है, टीम है, जो आगे बताऊंगा मैं, कार्बस स्प्लेंडस स्प्लेंडस यानी कि जो बर्मा में पाए जाने वाला कौवा, कार्बस स्प्लेंडस यानी जो इंडिया में पाए जाने वाला कौवा, कार्बस स्प्लेंडस सिलोनिका जो ये श्रीलंका में पाए जाने वाले तीन कौवे। कौवा इतनी लंबी दूरी नहीं उड़ सकता, है ना, तो ये कौवे यहाँ आकर के एक दूसरे से प्रजनन नहीं कर सकते, इसलिए ये अब उप प्रजाति बन गए हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया, होमोसेपियंस सेपियंस फॉसिलिस। होमोसेपियंस वर्तमान में जो मानव है वो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन होमोसेपियंस फॉसिलिस के साथ वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो 20,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मर चुके हैं। अब उनके साथ कैसे प्रजनन, संभव ही नहीं। तो ये दोनों एक ही प्रजाति होने के बावजूद आपस में प्रजनन नहीं कर सकती, इसलिए ये हो गई सब स्पीशीज।
सब स्पीसीज के बाद हम आते हैं रेस में। ठीक है ना, रेस क्या चीज है? रेस यानी एक प्रजाति के ऐसे जीव जो फेनोटिपिकली समान या भिन्न हो सकते हैं लेकिन अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ रेस। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका ह्यूमन बीइंग है, होमोसेपियंस, है ना। भारत में रहने वाले अपन जैसे देखते हैं कोई बाहर से कोई विदेशी हमारे देश में आता है, हम देख के अलग पहचान जाते हैं कि विदेशी है। चाहे वो चाइना से आए, चाहे वो ब्राजील से आए, चाहे वो यूरोप से आए, चाहे वो अफ्रीका से आए, है ना। तो हम उसको देख के अलग पहचान जाते हैं कि ये भारतीय नहीं है, विदेशी है। ठीक है, अब जरा देखें इसको कि ये था कार्टर कून जो था, उसने 1963 में इसने जो जो ह्यूमन होमोसेपियंस को 4 रेसेस में यानी नस्लों में, 4 नस्लों में इसने विभाजित किया। व्हाइट यानी यूरोपियन, कॉकेशियस, मंगोलाइड जो एशियन है, मंगोलाइड यानी जितने भी चाइना, ताइवान, जापान, थाईलैंड, कोरिया, नेपाल, इवन भारत के आसाम और अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये जितना भी एरिया जिसमें जिसको हम नेपाली टाइप के लोग जिसको कहते हैं ना, वो लोग, वो सारे के सारे आ जाते हैं मंगोलाइड। निग्राइड ब्लैक, निग्राइड यानी ब्लैक, ब्लैक जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, है ना। आपने कीनिया के कप्तान मॉरिस ओडुम्बा को देखा होगा, बहुत ज्यादा ब्लैक है। निग्रो सभी लोग। ऑस्ट्रेलाइड जो बीच के होते हैं, थोड़े से गोरे, तो मध्य एशिया और इस तरफ जो मध्य एशिया और उसके इस तरफ जो पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलाइड। अब जरा देखें वेराइटी। वेराइटी यानी दो नस्लों के आपस में ब्रीडिंग से जो क्रॉस से जो प्रोजेनी होती है वो कहलाती है वेराइटी। बढ़िया एग्जांपल देखें हम इसका। हम लोग जो है यानी इंडियन जो है, ये मंगोलाइड, कॉकेशियन और ऑस्ट्रेलाइड, ये तीनों के क्या है, हम लोग प्रोजेनी है। इन तीनों के क्रॉस से बनने वाली प्रोजेनी इंडियंस है। तो हम लोग रेस नहीं है, हम लोग क्या है, वेराइटी। ठीक है, जो माया है, दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो माया जनजाति है। साउथ अमेरिका की पूरे लगभग नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको से लेकर के पूरे साउथ अफ्रीका अमेरिका में पाई जाने वाली है नस्ल, ये जनजाति होती है माया जनजाति, है ना। रोनाल्डो है, पेले है, ये देखे होगे तुमने इनका, ये जो है ये जो है ये जो रोनाल्डिनो है, ये सब जो है ना, ये वही माया जनजाति की सब बड़े फेमस लोग है ना, फुटबॉलर जो है। तो ये माया जनजाति जो है वो कॉकेशियस और निग्रोइड, इनकी आपस की जो वो है क्रॉस है, उससे बने हैं माया जनजाति। और अब यहाँ पर देखो, वर्तमान में जो कुत्ते हैं केनिस फेमिलियरिस, ये केनिस फेमिलियरिस पूरी दुनिया में अब कहीं नहीं पाया जाता, ये प्रजाति ही समाप्त हो चुकी। क्यों? क्योंकि ये प्रजाति में कुत्तों में आपस में इतनी ज्यादा इनब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग हुई कि उससे लेब्राडोर या शायद रॉटविलर, चाहे डच हाउंड, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, बुलडॉग, बोस्टन टेरियर, डिफरेंट वैरायटी के ढेर सारे कुत्ते, अलग अलग प्रकार के कुत्ते, ये इतने ज्यादा उनकी वैरायटी हो चुकी है कि अब केनिस फेमिलियरिस खत्म हो चुकी है। तो ये होती है वैरायटी। ठीक है, वैरायटी के बाद छोटी छोटी पॉपुलेशन है, वो है एक डीम, जिसको हम बोलते हैं लोकल पॉपुलेशन, यानी किसी एक स्थान पर पाए जाने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं किसी एक पॉपुलेशन के, उसको हम कहते हैं लोकल पॉपुलेशन। जैसे कार्वस स्प्रेडस यानी कौवे, ठीक है, रेटस, रेटस चूहे, पेसर डोमेस्टिकस यानी जो गौरैया चिड़िया होती है। कार्वस स्प्रेड कौवे जो होते हैं वो 2-5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं उड़ते। चूहे जो होते हैं वो भी एक खेत में, एक घर में, 2-4 घरों में, एक गोडाउन में, इतने में ही रहते हैं, उतने में उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। पेसर डोमेस्टिकस होती है आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, एक पेड़ के आसपास ही अपना पूरा जीवन निकाल देती है। इसको बोलते हैं क्या, टीम। अब सिबलिंग स्पीसीज। अब यहाँ देखो, सिबलिंग स्पीसीज और सब स्पीसीज में थोड़ा सा डिफरेंस के साथ सेम चीज है दोनों। स्पीसीज सो सिमिलर टू ईच अदर मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है ना। इनका आकार जो होता है वो एक जैसा होता है, शारीरिक जो शारीरिक आकार जो होता है एक जैसा होता है, जिनको आपस में एक दूसरे से पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिवली ये आइसोलेटेड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्स्क्यूरा और ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस, ये दोनों एक दूसरे से एकदम एक जैसे मिलते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं, लेकिन इन दोनों को यदि साथ रख दिया जाए तो ये आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सिबलिंग स्पीशीज। देखो यहाँ पर ड्रोसोफिला जीनस समान है, ठीक है,
लेकिन इनकी प्रजाति अलग है। प्रजाति अलग है, डेफिनेटली प्रजाति किसको बोलेंगे? जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हो। ये इंटरब्रीडिंग कर ही नहीं रहे, दिखने में एकदम समान है लेकिन इंटरब्रीडिंग नहीं कर रहे। फिर हम देखते हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन और सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। यहाँ पर दोनों चीज को एक साथ देखते हैं। पहले हम देखते हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। इसमें यह होता है कि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन that happens when two population of the same species become isolated from each other. Geographical changes. अपने माइक बंद करो भाई, किसके बज रहा है? देखो क्या है कि ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन में ओवर क्राउडिंग होती है, बहुत ज्यादा वहां पर क्या हो रहा है कि जीव वहां पर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इनकी संख्या बढ़ने के कारण इनमें कंपटीशन होने के कारण क्या हुआ, कुछ जीव जो हो उन्होंने वो सेक्रीफाई कर लिया, ये समझौता कर लिया कि वहां से हम हट करके दूसरे उसमें हम दूसरा हम एक अलग ग्रुप बना दें। तो ये एक अलग ग्रुप बन गया। ये जो एक अलग ग्रुप बना और ये पहले वाली प्रजाति, इससे एक नई प्रजाति का विकास हुआ। दिस इज कॉल्ड एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। समझो इसको कैसे, डार्विन फिंच यानी कि पेगास आइलैंड, जो डार्विन की फिंचेस के जो जो डार्विन ने अध्ययन किया था। अपना माइक बंद करो भाई, किसका चालू है तो देखो। ये जो कुलदीप माइक बंद करो। जो फिंचेस थी, फिंचेस में देखो जियोस्पिजा मैग्नी रोस्ट्रिस, जियोस्पिजा फोर्टिस और जियोस्पिजा परवुला। ये 1, 2 और ये 3, ये 3 प्रजाति, तीनों की चोंच का आकार देखिए भिन्न भिन्न प्रकार का। इनका नीचे, नीचे का मतलब क्या होता है कि नीचे का मतलब कोई एक जीव जो जिस स्थान पर जो उसका हैबिटेट होता है वो उसका नीचे कहलाता है। यानी जो उसका आवास होता है, जहाँ वो भोजन करता है, प्रजनन करता है, रहता है, और जो जिन चीजों का वो भोजन करता है वो उसका नीचे कहलाता है। ध्यान देना, यहाँ पर एक ही पेड़ में रहने वाले 2 पक्षियों का निषेध समान नहीं हो सकता, ध्यान रखना इसका। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम आज दशहरे का दिन है तो नीलकंठ को देखना बड़ा शुभ होता है। तो नीलकंठ और गौरैया ये दोनों एक ही पेड़ पे घोंसला बनाकर रहते हैं, लेकिन दोनों का भोजन व्यवहार एक दूसरे से अलग है। कठफोड़वा जो होता है वो क्या करता है, ये जो पेड़ है, पेड़ की जो छाल है, पेड़ के छिद्र में पाए जाने वाले जो कीड़े हैं उनको खाता है ना। वहां पर इस गौरैया के चोंच नहीं जा सकती। वहीं पर गौरैया जो होती है वो पेड़ से ऊपर, पेड़ से उड़ करके नीचे जमीन पे आती है, वहां देखती है क्या उसको मिल सकता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या दाने वगैरह जो भोजन के जो ग्रेन्स के होते हैं, अनाज के दाने, वो खाती है। तो इस प्रकार दोनों का एक स्थान पर रहते हुए दोनों का नीचे एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे परिवर्तन हो जाता है। नीचे परिवर्तन होने के कारण ये दोनों, ये एक ही जो जीनस है उससे एक नई प्रजाति, अलग अलग प्रजाति का विकास हो जाता है। अब ये चारों है फिंच, लेकिन 3 तो हो गई, स्पीशीज अलग हुई, चौथी में इतना ज्यादा इवोल्यूशन हुआ कि वो उसका जो वो था, उसका जो जीनस था वो भी परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, एक स्थान पे रहते हुए एक नई प्रजाति का विकास। अब सिम्पेट्रिक में देखो, ये भी एक स्थान पे रह रही है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर अंतर देखो। इसका बढ़िया एग्जांपल से इसको समझो। जो मिडास सिक्लिड जो होती है, यानी एम्फिलोपस स्पीसीज जो होती है, ये निकारागुआ की एक वो है ज्वालामुखी झील है जिसका नाम है अपायो। ठीक है, तो वहां पर जो ये जो सिक्लिड फिश है, मिडास सिक्लिड फिश जो है, रिसर्चर्स ने पाया कि उनका जो डीएनए अपीयरेंस, इकोलॉजी, ये जो था उसको जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि ये दोनों प्रजातियां यद्यपि एकदम समान है, थोड़े से दिखने में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन ये इंटरब्रीड नहीं कर सकती। इसमें से एक प्रजाति जो है वो दूसरी प्रजाति से विकसित हुई है, ठीक है ना, लेकिन ये जो दूसरी प्रजाति जो है, ये वाली देखो, ये अब यहाँ देखो, जैसे एक एक एरिया है, इसके अंदर भी ये एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में किसी भी कारणवश, जो बहुत सारे फैक्टर, जो बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, जिसका पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन कारणों से यहाँ पर एक नई प्रजाति विकसित हुई, जो उससे पहली वाली प्रजाति से, इस प्रजाति से क्या हुई, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, और उसी एरिया के भीतर ये यहाँ पर एक नई प्रजाति का विकास हो गया।
यहाँ पर देखो, जो एलोपेट्रिक थी, एलोपेट्रिक में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक प्रजाति थी, वो प्रजाति से एक नई प्रजाति विकसित होकर के यहाँ से इसका नीचे परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर दूसरी जो प्रजाति है, वो प्रजाति क्या है, यहाँ पर उसी के साथ रह रही, नीचे परिवर्तन भी नहीं हुआ, लेकिन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रही है। ये सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन है। एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक में ये बेसिक डिफरेंस है। अब थोड़ा आगे आते हैं, हम देखते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बड़े मजेदार चीज है। देखो क्या होता है इसमें कि एक जैसे एंसेस्टर से दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई, बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से अलग अलग रही, फिर उसके बाद वो अब वापस आकर के अपने एक ही आवाज में दोनों का विकास होने लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे हुआ। It is a process whereby organisms not closely related, not monophyletic, independently evolved similar trait as a result of having to adopt similar environment or ecological niche. यहाँ पर एक एंसेस्टर सेम भी हो सकता है, पृथक भी हो सकता है, क्योंकि आप इवोल्यूशन की अगर बेस पे जाएंगे तो वहां सबके एंसेस्टर आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे कीट है ना, कीट भी उड़ रहे हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं, दोनों उड़ने वाले जो दोनों उड़ने वाले जंतु हैं, ठीक है, दोनों का इकोलॉजिकल निशे सेम हो गया, लेकिन वो दोनों के एंसेस्टर समान नहीं है। उसके बावजूद दोनों का निशे सेम है और दोनों एक जगह पे एक जैसे एडॉप्टेड है उड़ने के लिए। वो क्या है, वो सब उड़ने के लिए एक दूसरे के साथ ये होमोलॉजी एनालॉजी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट के इवोल्यूशन से क्या होता है, एनालॉजी ऑफ ऑर्गन्स। देखो यहाँ पर कैसे होता है, जैसे देखो बैट एंड इंसेक्ट विंग, शार्क एंड डॉल्फिन बॉडीज। शार्क अलग है, फिश है, डॉल्फिन जो है मेमल है, बैट मेमल है, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा है। इनके जो विंग है एक जैसे उड़ने के लिए है ना, एडॉप्टेड है। शार्क और डॉल्फिन की जो बॉडी है वो तैरने के लिए एडॉप्टेड है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इनके जो ऑर्गन है ना, वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में इनकी ओरिजिन भिन्न है, ध्यान देना, है ना, होमोलोगस नहीं है, एनालोगस है, लेकिन इनकी जो ओरिजिन भिन्न होने के बावजूद उनके काम समान हो गए, ठीक है। जैसे कि होमोलोगस में जो ये है बिल्ली का जो पैर है और व्हेल का जो पैर है वो दोनों एक जैसा है, होमोलोगस है, उनकी ओरिजिन समान है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं, ठीक है। इंसेक्ट में देखिए, ये होमोलोगस इंसेक्ट, इसका देखिए आप, ये जो वो है प्रेइंग मेंटिस है और वाटर बोटमैन क्रीपर, इन दोनों के जो ओरिजिन है दोनों की लेग की वो एक जैसी है, लेकिन ये इनके काम अलग अलग हैं। अब इसको जरा ऐसे वर्टिकल देखें, वर्टिकल देखें तो अब यहाँ देखें, बिल्ली के पैर और प्रेइंग मेंटिस के पैर एक जैसे हैं, जो एक जैसे काम के लिए, कूदने के लिए काम आ रहे हैं, है ना। जो बोटमैन फ्लिपर लेग है इसका और जो वो है वेल का जो फ्लिपर है, दोनों एक जैसे तैरने के काम आ रहे हैं, ठीक है। जो इसका यूरोपोड होता है, पेलिमान का यूरोपोड और वेल के जो फ्लिपर होते हैं, ठीक है, वो एक जैसे होते हैं। तो ये होता है क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब जरा देखें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हुआ, देखो कि जो दो ग्रुप हैं, एक प्रजाति के दो ग्रुप इवॉल्व डिफरेंट ट्रेट विद इन दोज ग्रुप इन ऑर्डर टू एकोमोडेट फॉर डिफरेंट डिफरिंग इन एनवायरमेंटल कंडीशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंसेस्टर समान है, दोनों के एंसेस्टर एक समान है, लेकिन उनके जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो एक दूसरे से भिन्न होने के कारण वो एक दूसरे से पृथक पृथक हो गए। जैसे कि मॉडर्न एलिफेंट और वूली मैमथ, है ना। अब आधुनिक हाथियों को देखते हैं, ये बड़ा सा शरीर है, ठीक है, और जो वूली मैमथ है जो कि अब से लगभग 40-50 लाख साल पहले पाए जाते थे, कहाँ पाए जाते थे, ये आर्कटिक रीजन में पाए जाते थे, मतलब उत्तरी ध्रुव से लेकर के जो हिमालय तक का जो क्षेत्र है वहां तक ये वूली मैमथ पाए जाते थे। तो ये नॉर्थ पोल पे, मतलब एकदम पृथ्वी के उत्तरार्ध भाग में पाए जाते थे। तो ये जो थे इनका और जो हाथी है, ये दोनों के एंसेस्टर भी सेम है। इनकी जो फाइलोजेनी लाइन है, जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, ये भी समान है, लेकिन इन दोनों की मॉर्फोलॉजिकल काफी एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। वैसे ही जो डॉग, वॉल्फ, फॉक्स जो होते हैं, डॉग यानी कुत्ते, वॉल्फ यानी भेड़िए, फॉक्स यानी लोमड़ी, ये इनके जो आदत व्यवहार भी लगभग एक जैसी होती है, कैनिडी फैमिली से हैं ये, और एक एंसेस्टर भी समान है, लेकिन ये एक दूसरे से पृथक पृथक हो गए।
दोनों का जो इकोलॉजिकल जो नीचे है वो पृथक हो गया एक दूसरे से, तो ये हुआ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, देखो कॉमन एंसेस्टर से ये कॉमन एंसेस्टर से ये हो रहे हैं, दो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां विकसित हो रही हैं, तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, ये हुआ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये एक एंसेस्टर अलग है, इसका एंसेस्टर अलग है, ये पक्षी है और ये इंसेक्ट है। ठीक है, ये दो एक दूसरे के एनालोगस है, होमोलोगस नहीं है, एनालोगस है, तो ये हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल फिंच भी है, जिनकी विभिन्न प्रकार की जो चोंच है ये अलग अलग प्रकार से विकसित हुई, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनके जो एग्जांपल दिया था मैंने फिंचेस का, तो ये अलग अलग प्रकार से ये एडॉप्टेड हुई, तो ये क्या हो गई, ये अलग अलग विभिन्न प्रकार की नई प्रजातियों का विकास हुआ, अलग अलग नई प्रजातियां बनी, ये हुआ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन अब क्या चीज है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट दो हुआ। कन्वर्जेंट यानी कि दोनों एक जैसे आवास में आके विकसित आवास में आके वापस मिल गए। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक से विकसित होकर के दो अलग अलग। अब पैरेलल इवोल्यूशन क्या चीज है, एक ग्रुप के दो अलग अलग जंतु अलग अलग जियोग्राफिकल क्षेत्र में रह करके, ध्यान देना, ठीक है ना, parallel evolution implies that two or more lineage have changes in similar way so that evolved descendants are similar to each other as their ancestors were। ठीक है, कि इनके जो पूर्वज थे, जैसे पूर्वज थे उनसे ये विकसित हुए, पृथ्वी के दो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुए, लेकिन दोनों एक ही ग्रुप के एनिमल होंगे, जैसे इवोल्यूशन ऑफ मार्सुपियल। ठीक है, in Australia, parallel evolution of the other marsupial like opossum evolved in South America। अब जैसे यहाँ पर देखो, जो कंगारू है और ओपोसम है, कंगारू कहाँ पाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, ओपोसम पाया जा रहा है साउथ अमेरिका में। ये दोनों अलग अलग जगह पे पाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, मेटाथीरिया है, दोनों के कैरेक्टर सेम है। ठीक है, तो ये हमको इस प्रकार के हमको मिलते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल हमको एक मिलता है क्या, जो चीता है, भारतीय चीता और वो क्या नाम है, भारतीय चीता और अफ्रीकन चीता। ठीक है, ये जो स्केली और स्पाइनी एंट ईटर्स मिलते हैं हमको, जो डिफरेंट टाइप की जो हमको कैनिडी फैमिली के हमको अलग अलग मिलते हैं, जो वो है जितने भी मांसाहारी जो है ना, कार्निवोरस में कैनिडी फैमिली, वहाँ की भारत की लोमड़ी अलग है, हिमालय की लोमड़ी अलग है, आर्कटिक फॉक्स अलग होती है, और वहाँ की अमेरिका की फॉक्स अलग होती है, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, जो वो है ठालपा वगैरह जो होते हैं, ये हो गए, ये हो गए। या हमको यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के हमको जो चूहे अब देख लें, तो चूहे जो होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो बढ़िया एग्जाम्पल हमको क्या मिलता है, एक तो एग्जाम्पल हमको मिलता है किसका, मेटाथीरिया का, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका हमको मिलता है, वो एग्जाम्पल क्या है कि जो लंग फिशेज हैं, है ना, प्रोटोप्टेरस, नियोसिरेटोरस और लेपिडोसाइरस, ये तीन लंग फिशेज जो होते हैं पृथ्वी के तीन अलग अलग, एक कैरेक्टर वाली लंग फिशेज पृथ्वी के तीन अलग अलग क्षेत्रों में, बिल्कुल एक दूर पश्चिम में, एक दूर पूर्व में और एक बिल्कुल इक्वेटर मध्य भाग में। ठीक है ना, जो मतलब जो ग्रीनविच लाइन होती है ना, उस लाइन पे, ये तीन लाइनों पे तीन अलग अलग मछलियां एक कैरेक्टर वाली मिलती है, जिनको हम लंग फिशेज कहते हैं। ठीक है, ये होता है क्या, पैरेलल इवोल्यूशन। अब इन दोनों में देखें हम डिफरेंस क्या होता है कि पैरेलल इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, फिनोटाइपिकली सिमिलर फिनोटाइप अकर क्लोजली रिलेटेड टेक्स्ट ऑफ पैरेलल में, है ना, वहीं पर कन्वर्जेंट में होता है सिमिलर फिनोटाइप अकर डिस्टेंटली रिलेटेड टेक्स्ट ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन, यानी कि जो एक ग्रुप के एनिमल जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं, ठीक है, यानी उनका जीनोम भी होगा, यानी उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन काफी हद तक के 90-95% तक एक दूसरे से मिलता हुआ हो। वहीं पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अब बैट और इंसेक्ट, चिड़िया और कीटों को आप कैसे आप एक दूसरे से मिला सकते हो, दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन सेम हैबिटेट में होने के कारण, सेम हैबिटेट में एडॉप्टेड होने के कारण वो एनोलॉजिकल इनकी एनालॉजी समान हो जाती है। जीन्स एक दूसरे से बिल्कुल वही वाली बात हो गई, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी सेम वही वाली बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन तीनों चीजों को देखते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक प्रजाति से दो विभिन्न प्रजाति अलग अलग विकसित। पैरेलल इवोल्यूशन, दो अलग अलग क्षेत्रों में एक प्रजाति से एक समान के जीव दो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हो रहे हैं।
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दो अलग अलग प्रजातियों से दो अलग अलग जीव एक क्षेत्र में एक जैसे हैबिटेट में एडॉप्टेड हो रहे हैं, ये कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम को इवोल्यूशन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो को इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ एन स्पीसीज इज डिपेंड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ अदर स्पीसीज। एक प्रजाति के जो जीव हैं उसका विकास दूसरी प्रजाति पे विकसित होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पेन कागज लेके बैठे, पेन कागज लेके बैठोगे, उदाहरण के साथ इसको समझोगे तो समझ में आएगा, उदाहरण के साथ नहीं समझोगे तो ये चीज बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब ये को इवोल्यूशन कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल से एकदम अलग चीज है। ठीक है, अब देखो क्या है कि जैसे मलेरिया पैरासाइट है ना, या एस्केरिस है। ठीक है, या अभी आप जैसे देख रहे हो कोरोना, कोरोना पूरी दुनिया भर में पूरे सबको परेशान करके रखा हुआ है ना, ये एक वायरस है। तो एक प्रजाति का विकास दूसरी प्रजाति के विकास पे निर्भर करता है। प्रोटोजोआ जो है वो सबसे प्रिमिटिव एनिमल कहलाते हैं, है ना, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये मतलब ये सबसे पहले इनका जो ये इवॉल्व हुए थे अब से लगभग 3 अरब साल पहले या 3.5-4 अरब साल पहले इवॉल्व हुए थे, ये आर्कियोजोइक पीरियड में हुए थे ये इवॉल्व। ठीक है, और मनुष्य जो है वर्तमान में अभी 20,000 साल पहले या 2 लाख साल, अगर हम वहां से रामापिथेकस से इनकी लाइन ले लें तो 20-30 लाख साल की है ना, अभी जो मतलब सीनोजोइक की रही बात है, यानी इवोल्यूशन में बहुत छोटा समय है, 20-30 लाख साल जो होता है तो बहुत लंबा समय नहीं होता, जहाँ करोड़ों में बात होती है वहां पर। तो ये 20-30 लाख साल पहले अगर ये मनुष्य विकसित हुआ है, और जो प्रोटोजोआ थे वो 3 अरब साल या 4 अरब साल पहले विकसित हुए, तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम तो मलेरिया किसमें फैलाता था पहले, है ना, कीटों में तो मलेरिया हो नहीं सकता, कीटों को तो मलेरिया बुखार होता नहीं है, वो तो पानी में ही रहते हैं बहुत सारे कीट तो, है ना। तो किसमें होता होगा, ऐसा नहीं है, उस समय प्लाज्मोडियम था ही नहीं। प्लाज्मोडियम का विकास जब मनुष्य का विकास हुआ तब हुआ, है ना। एस्केरिस भी वैसी, जैसे एस्केरिस जो है जो वो है नेमेटोड्स हैं, ये नेमेटोड्स का विकास जो है लगभग 1 अरब साल या 1.5 अरब साल पहले हुआ है। ठीक है, यानी 1000 मिलियन ईयर या 1.5 मिलियन ईयर ये पहले इनका विकास हुआ है। लेकिन निमेटोड में से जो वर्तमान में जो निमेटोड हैं, जो पैरासाइट निमेटोड हैं, जो मनुष्य के जैसे एस्केरिस है, तो ये एस्केरिस जो है, ये इसका विकास, ये एस्केरिस उस समय था ही नहीं। ये एस्केरिस कब विकसित हुआ है, जब मनुष्य का विकास हुआ है। जब मनुष्य पृथ्वी पर आया तब एस्केरिस भी पृथ्वी पर आया, जब मनुष्य पृथ्वी पर आया तो प्लाज्मोडियम भी पृथ्वी पर आया। ठीक है, तो जो इवोल्यूशन का जो वो है पैरासाइट का जो इवोल्यूशन है, उसको को इवोल्यूशन के द्वारा समझाया जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने 4 प्रकार के इवोल्यूशन बताया आपको, कौन कौन सा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल और को इवोल्यूशन। ठीक है, अब जब तक इसको आप एग्जाम्पल से याद नहीं रखोगे तब तक आपको ये याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं पैरामीशियम और एस्केरिस का लाइफ साइकिल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन और मेगा इवोल्यूशन। ये 3 प्रकार के इवोल्यूशन देखते हैं। स्पीसीज लेवल पे अगर माइक्रो इवोल्यूशन होता है तो वो कहलाता है माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मानव का विकास, होमो फॉसिलिस से होमो सेपियंस का विकास, माइक्रो इवोल्यूशन। इसलिए मैंने कहा कि 20,000 साल 30,000 साल जो होता है बहुत छोटा समय होता है। ठीक है, जो मैक्रो, ये जो जैसे हम देख रहे हैं, इसके अलावा जैसे जो इनका हम देखें, जो डार्विन फिंचेस है ना, तो जियोस्पिजा 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 और सरथीडा, तो ये जो 3 जो स्पीसीज, ये 3 एक ही स्पीसीज है जियोस्पिजा थी, उससे मैग्निफोर्टिस मैग्निफोर्टिस और जियोस्पिजा परवुला का जो विकास हुआ है, या ये जीनस जो है सरथीडा का विकास हुआ है, ये एक माइक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज। मैक्रो इवोल्यूशन क्या चीज है, मैक्रो इवोल्यूशन जब फैमिली लेवल पे या फैमिली लेवल पे अगर कोई इवोल्यूशन होता है तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इवोल्यूशन। जैसे कि होमोनिडी फैमिली जो है, उसमें होमोनिडी फैमिली में होमोसेपियंस से होमोसेपियंस इवॉल्व फ्रॉम रामापिथेकस, दिस इज मैक्रो इवोल्यूशन। रामापिथेकस जो थे एप लाइक थे वो, है ना, ये प्रोकोंसुल जो थे वो एप लाइक थे, उनसे होमोसेपियंस का विकास हुआ, ये मैक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, और तीसरा होता है
मेगा इवोल्यूशन, उसको हम बताते हैं। जैसे ये देखो, ये जो है ये माइक्रो, ये लूसी, नियंडरथल है ना, उसके फिल डाउन, फिर पेकिंग मैन, है ना, उसके बाद न्यूगिनी मैन, फिर क्रोमैग्नन, यानी होमोसेपियंस फॉसिलिस, और फिर मॉडर्न मैन यानी होमोसेपियंस सेपियंस। ये जो विकास है, ये विकास मैक्रो इवोल्यूशन। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा है मेगा इवोल्यूशन। अब मेगा इवोल्यूशन क्या चीज है? जितने भी ये ऑर्डर, क्लास, फाइलम का जो विकास होता है, इवोल्यूशन ऑफ ग्रांड लेवल ऑफ टैक्सॉन इज कॉल्ड मेगा इवोल्यूशन। जो किंगडम बने, है ना, प्लांट और एनिमल किंगडम बने, है ना, या जो वो बने, जो फंजाई किंगडम बने, एल्गी बने, तो ये सारे ग्रुप जो है वो क्या हुए, मेगा इवोल्यूशन के काम। एनिमल किंगडम में जो बड़े, जो सारे फाइलम बने, बड़े बड़े फाइलम बने, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये मेगा इवोल्यूशन है। कॉर्डेटा के जो बाद, कॉर्डेटा के अंदर जो बहुत सारी क्लासेस बनी, है ना, जैसे ये है फिशेज, है, फिशेज हो गई, एम्फीबिया हो गए, उसके बाद रेप्टाइल हो गए, बर्ड हो गए, मेमल हो गए, ये जो विकास हुआ, ये विकास कहलाता है मेगा इवोल्यूशन। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब थोड़ी बहुत बात कर लो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम